पिछले वीडियो में हमने एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एक ऐसी एसी सर्किट के बारे में बात किया था जिसमें सिर्फ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर लगा हुआ था। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट पर बात हुई थी और प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने ये प्रूफ करके बताया था कि करंट वोल्टेज से π/2 पीछे चलता है इंडक्टिव सर्किट में। और पीक वैल्यू, करंट की जो पीक वैल्यू है I0, ये इक्वल टू आया था V0/ωL, यहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी और L इसका इंडक्टर था और ये इसकी पीक वैल्यू थी। ठीक, तो अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसा कि आपको ये पता है कि करंट I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो इससे अगर आप इसका कंपेयर करेंगे तो ये वोल्टेज है पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अपोजिशन है, ये करंट का अपोज कर रहा है। मगर ये जो रेजिस्टेंस R है, अगर किसी इंडक्टर में अगर ये पाया जा रहा है रेजिस्टेंस, जिसको हम R लिखते हैं, और इसके सिरों के बीच अगर वोल्टेज V है या V0, तो इसके अंदर बहने वाला करंट I0 का ये फार्मूला होता है। अब इसको अगर हम इससे टैली कराएं तो जो अपोजिशन है, जो अपोज करने वाला फैक्टर है करंट का, ये R क्या है? ये R करंट का अपोज करता है। तो ये तो रेजिस्टेंस के केस में है, मगर ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर भी जब करंट फ्लो होता है तो ये अपने अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करता है। तो इंडक्टर जब अपोज करता है तो उसके इंडक्टर के अपोजिशन को अपोज करने वाला जो फैक्टर है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टर, अब कोई कंडक्टर है, अगर उसके अंदर अपोजिशन का फैक्टर होता है, अगर वो अपोज करता है तो उस फैक्टर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक इसी तरह से कैपेसिटर भी अपने अंदर से बहने वाले करंट का अपोज करता है तो उसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे। तो अगर हम इससे इसकी टैली कराएं तो आप ये देख रहे हैं करंट I0, V0 और यहाँ V0, और जो अपोजिशन है यहाँ पर, इस केस में रेजिस्टेंस के केस में, इंडक्टर के केस में वो अपोजिशन ये ω/L है। तो इंडक्टर अगर अपोज करता है तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो यही इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा जिसको हम XL से लिखते हैं। तो XL इक्वल टू हो जाएगा ω/L, XL इक्वल टू ω/L। यहाँ पे है XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, और L क्या है? इंडक्टेंस है। इंडक्टर का ये L इंडक्टेंस है। तो अब हम ये, अच्छा यहाँ आप देखिए कि जो ये XL है, L तो कांस्टेंट है, L ये कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो XL प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा, XL प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा।
तो एक्स एल और ओमेगा में अगर आप ग्राफ बनाएं ऐसे, तो यहाँ अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लें और यहाँ इंडक्टेंस ले लें, तो ग्राफ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसके बाद देखिए हम ये जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t और 1/t की जगह अगर आप f रख दें तो ये 2πf होता है। तो 2π कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है और ये xl है, ये सॉरी, तो xl इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा की जगह रख देंगे 2πl इंटू एफ। ओमेगा की जगह 2πf और ये एल, 2πf ये ओमेगा और ये एल। तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ के। तो अगर हम ग्राफ बनाएं इस तरह से, यहाँ अगर हम फ्रीक्वेंसी एफ ले लें और यहाँ एक्सएल ले लें, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ये भी ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ एसी फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस में है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इसका जो अपोजिशन फैक्टर है, जो करंट का अपोज करने वाला जो फैक्टर है, वो देखिए जो है इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो एक्सएल बढ़ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है। तो हमारे घरों में जो एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो अगर हम इन्वर्टर का मान लीजिए एसी है या कोई ऐसा जनरेटर जो एसी जनरेट कर रहा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अगर बढ़ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दिया जाए तो ये अपोजिशन भी बढ़ जाएगा। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये हमारे घरों में आने वाली जो एसी है या जो एसी सिग्नल है, जो एसी के रूप में होता है सिग्नल, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देने पर अपोजिशन इंक्रीज कर जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। अब मान लीजिए डीसी के लिए डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है। तो आपको ये पता है कि डीसी के लिए डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, क्योंकि डीसी तो बिल्कुल सीधे चलती है, ये ऑसिलेट तो करती नहीं है। तो इसके लिए F0 हो जाएगा। जब इसके लिए F0 हो जाएगा तो XL इक्वल टू 2πl इंटू एफ, और F के जगह 0 रख देंगे तो XL इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कि डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है। अगर कोई कॉइल या इंडक्टर अगर आप डीसी पर लगाए हैं तो वो करंट का अपोज वो नहीं करेगा, ठीक। मगर अगर उसी को आप एसी पर लगा दीजिए तो वो करंट का अपोज करने लगेगा, करंट घट जाएगी। तो ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। और यहाँ आप देखें अब हम ये जानते हैं कि IRMS इक्वल टू IRMS इक्वल टू क्या होता है? IRMS इक्वल टू होता है अंडर रूट ये I0/√2, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें कि V0 की वैल्यू क्या थी? V0 की वैल्यू आई थी I0, यहाँ पर I0 की वैल्यू आई थी V0/ω, इंडक्टिव सर्किट के लिए V0/ω। तो यहाँ अगर आप V0/ω
रखें तो आई नॉट इक्वल टू, इसके जगह आप रखिए वी नॉट अपान ओमेगा एल और इंटू √2। तो अब ये जो ये देखिए यहाँ पर वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाई √2। तो ये वी नॉट बाई √2 की जगह हम लिख दें वी आर एम एस। तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपान ओमेगा एल। ये ओमेगा एल एक्स एल होता है, या आप लिखें आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपान एक्स एल। ये होता है, ये इसमें रिलेशन होता है।